हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में। एंड बेसिकली इनका जो बिजनेस मॉडल, एक्चुअली हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी मुझे लगता है कि पूरी तरीके से टर्न अराउंड हो रही है। पिछले 2 क्वार्टर से अगर आप इनके रिजल्ट देखें तो काफी शानदार रिजल्ट ही पोस्ट कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में भी इनका रिजल्ट जो है 40% के आसपास आया था और अभी तो लगभग 77% इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। एंड मे बी इसके पहले तक ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, लेकिन हो सकता है कि इन 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट के बाद ये कंपनी टर्न अराउंड हो रही है पूरी तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। एंड क्योंकि इनका ऑर्डर बुक आप देखें तो वो भी शानदार है और जो ऑर्डर ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो भी शानदार ढंग से अपने पुराने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैनेजमेंट अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है एंड इसके अलावा नए नए एम्प्लॉयज को भी अपने साथ ऑनबोर्ड कर रही है। तो कंपनी काफी पॉजिटिव वे में काम कर रही है। एंड मैनेजमेंट अपने अभी जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ तो उसमें बता भी रहे थे कि वो काफी पॉजिटिवली अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए को लेकर के देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड का जो बिजनेस मॉडल है क्या है। अगर आप इनका बिजनेस मॉडल देखते हैं दोस्तों तो बिल्कुल सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। बेसिकली बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज होती है इंडिया में, चाहे वो आप उठा के देख लीजिए, चाहे पावर सेक्टर की इंडस्ट्रीज हो, चाहे ऑयल एंड गैस वाली इंडस्ट्रीज हो, या कोई भी अदर इंडस्ट्रीज हो, तो ये सारी इंडस्ट्रीज को बेसिकली पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। पाइपिंग सॉल्यूशन मींस जो इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे कि किसी भी अपने फ्लूइड को, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप्स लगते हैं। जो मशीनें होती हैं, जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, उनसे भी अगर आप कोई फ्लूइड दूसरे अपने प्रोसेसिंग जो यूनिट है या जो आपकी जो मशीन है उस तक ट्रांसपोर्ट करना है तो आप अपनी मशीन के अंदर पाइप लगाते हैं। वो तो मतलब वो टैंक से वहां तक सर्कुलेट करने के लिए आपको एक पाइप की जरूरत होती है। तो इस टाइप के पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो बेसिकली मेटल पाइपिंग सॉल्यूशन होता है। और इनका डायमीटर अगर आप देखें तो छोटे डायमीटर से लेके बहुत बड़े 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 जो पाइपिंग सॉल्यूशन होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अगर अब मैं इनके कुछ प्रोडक्ट्स की तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ये पाइप से, जैसे ये पाइपिंग स्पूल्स हैं, जो आप ये ऊपर वाला देख सकते हैं, ये काफी ये पतले डायमीटर के पाइप्स होते हैं जो बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गया या फिर शुगर इंडस्ट्रीज हो गया, उन इंडस्ट्रीज में यूज की जाती हैं। एंड ये दूसरा जो पार्ट है ये है इंडस्ट्रियल पाइप फिटिंग्स। तो ये इन पाइप्स को फिटिंग्स के लिए या इन पाइप्स को एक दूसरे दूसरे पाइप्स के साथ जोड़ने के लिए जो कनेक्टर्स लगते हैं वो इंडस्ट्रियल फिटिंग्स होते हैं बेसिकली। तो ये जो कनेक्टर्स होते हैं, जो क्रिटिकल कनेक्टर्स होते हैं, जो कि एक पाइप के साथ दूसरे जो अलग अलग साइज के दो पाइप को एक साथ जोड़ने में, कनेक्ट करने में यूज किए जाते हैं। रीडायरेक्ट करने में यूज किए जाते हैं। इसमें अलग अलग टाइप की कस्टम वेंडिंग होती है एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये इंडस्ट्रियल पाइप फिटिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मॉड्यूलर पाइपिंग भी ये प्रोवाइड करते हैं। मॉड्यूलर पाइपिंग क्या होता है, बेसिकली ये रेडीमेड स्ट्रक्चर होता है पाइपिंग का, जिसको आप कहीं भी लेके जाएं, सीधा लगाएं और उसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हैवी फैब्रिकेशन होता है, जो मोटे मोटे पाइप्स आप लोगों ने देखे होंगे, जो बड़े बड़े ट्रक्स पे जो 20-25 पहियों के जो बड़े ट्रक्स होते हैं, उन बड़े ट्रक्स के ऊपर जो मोटे मोटे पाइपिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उस टाइप के हैवी फैब्रिकेशन वाले पाइप्स भी रेडी करते हैं। एंड इसके अलावा ये जो पीएसए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन गैस वाले जो सिलेंडर्स होते हैं, जो पाइप्स होते हैं, जिनमें ये काफी ये जो डेंजरस गैसें होती है, इनको काफी केयरफुली फिलअप किया जाता है, देन उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उस टाइप के पाइप्स भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं, उस टाइप के सिलेंडर्स भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा इनके बिजनेस का एक दूसरा वर्टिकल है पावर जनरेशन का। मतलब ये क्या करते हैं बेसिकली कि इनका लगभग बहुत माइनर सा जो रेवेन्यू है वो पावर जनरेशन से आता है। तो दोस्तों, इनके बेसिकली बिजनेस के दो वर्टिकल है। पहला तो हमने देखा जो इनका मेनली बिजनेस है, 90 to 95% इनका रेवेन्यू जो है, मोर देन 95 ही होगा, वो इनके पाइपिंग सॉल्यूशन वाले बिजनेस से आता है। और हार्डली 2-4-5% का इनका जो रेवेन्यू है वो इनके एक दूसरे बिजनेस वर्टिकल से आता है, जो बेसिकली क्या है कि इनके पंजाब में 2 पावर प्लांट है, वो जिससे वो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी सेल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके बदले में इनको पंजाब स्टेट गवर्नमेंट से रेवेन्यू पैसा मिलता है, जो इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। तो इनके बिजनेस का दो वर्टिकल है। मेन इनका जो बिजनेस है वो पाइपिंग सॉल्यूशन वाला है, और दूसरा इनका जो नॉन कोर बिजनेस है वो इनका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला जो 2 पावर प्लांट है वो है। और बेसिकली अगर आप देखें कि इनके जो पाइपिंग सॉल्यूशंस हैं किन इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, तो पावर जनरेशन वाली जो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनियां हैं, वहां पर इनके पाइपिंग सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्रीज है, थर्मल पावर की इंडस्ट्रीज है, ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्रीज है। एंड इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग छोटे प्लांट्स में, या जो अलग, चाहे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ले लो, केमिकल इंडस्ट्रीज ले लो, या अदर इन सारे ही इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट इनके पाइपिंग सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं। एंड इसके अलावा अभी ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के पाइप भी मैन्युफैक्चर करना इन्होंने शुरू कर दिया, जो कि बेसिकली जो न्यूक्लियर सोलर पावर सेक्टर होता है,
उसमें भी ये उसमें एंटर करेंगे। एंड इसके अलावा जो हाइड्रोजन इकोसिस्टम है उसमें भी एंटर करने को देख रहे हैं। एंड इसके अलावा इनके जो पाइपिंग सॉल्यूशंस है, जैसे इंडस्ट्रीज में जो चिमनी बनती है, उन चिमनी के लिए जो मोटे मोटे पाइप्स होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने जो विंड पावर वाली जो कंपनियां हैं तो, उनको देखी होंगी, तो उनमें जो विंड मिल सेटअप करने के लिए जो विंड मिल में जो पाइप यूज होती है वो भी सेटअप करते हैं, वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं और उनको सप्लाई करते हैं। और दोस्तों अगर आप कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी 1988 में इनकारपोरेटेड हुई थी। इसके बाद अगर आप देखें तो इनके टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अक्रॉस इंडिया एंड थाईलैंड। 6 प्लांट इनके इंडिया में है और एक प्लांट इनका थाईलैंड में है। इसके अलावा ये वर्ल्ड के टॉप 5 प्लेयर्स में आते हैं बाई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अगर आप देखते हैं तो कैपेसिटी वाइज ये वर्ल्ड के टॉप 5 प्लेयर्स में आते हैं और इंडिया में ये कैपेसिटी वाइज सबसे बड़े प्लेयर हैं जो पाइपिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और इनके पास ईस्ट इंडस्ट्री का लगभग 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कंपनी 1988 में सेटअप की थी मिस्टर के एल बंसल जी ने। एंड उनको इस फील्ड का काफ़ी एक्सपीरियंस है और उन्होंने कंपनी सेटअप की। और इसके बाद आप अगर इनका मैनेजमेंट उठा के देखते हैं तो इनके मैनेजमेंट के पास इस पूरे फील्ड का काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और दोस्तों अगर आप इनके ऑर्डर बुक के बारे में बात करें तो इनके पास करंटली 1302 करोड़ का ऑर्डर बुक इनके हाथ में है, जो कि इनको फेज वाइज अलग अलग ईयर्स में एग्जीक्यूट करने हैं। और अगर पिछले 9 मंथ में अगर आप देखें तो इन्होंने लगभग 792 करोड़ के ऑर्डर इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं। और दोस्तों अगर आप कंपनी की जर्नी देखते हैं तो 1988 में कंपनी सेटअप हुई थी, स्टार्ट हुई थी। इसके बाद इन्होंने 1988 से 1988 से लेकर के 2012 तक इन्होंने अपने फाउंडेशन, कंपनी का फाउंडेशन रेडी किया, कैपेसिटी बिल्डअप की। एंड इन्होंने अपने 2 यूनिट लगाए, दोनों यूनिट पलवल में इन्होंने हरियाणा में स्टार्ट किए। इसके बाद फिर क्या हुआ कि 2012 से 2014 के बीच में इन्होंने कई तरीके के अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से, कई अलग अलग गवर्नमेंट से जो पावर प्रोजेक्ट होते हैं उनको विन किया। देन अगर आप देखें तो 2017 में इन्होंने बैंकॉक में ऑपरेशन स्टार्ट किए और जो नाइजीरिया में कुछ पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्रीज हैं उनको पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू किया। फिर उन्होंने 2020 में अंजार में, जो कि गुजरात में एक जगह है, तो अंजार में इन्होंने हैवी फैब्रिकेशन का एक नया प्लांट सेटअप किया। फिर इसके बाद 2022 में अगर आप देखें तो जो अंजार में इन्होंने प्लांट सेटअप किया था वहां ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। फिर 2023 में इन्होंने कई अलग अलग ऑयल कंपनियों के साथ स्ट्रेटेजिक कोलाबोरेशन किए, उनकी रिफाइनरी प्लांट के लिए पाइपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, उनको सप्लाई करना शुरू कर दिया अपना प्रोडक्ट। इसके बाद 2024 में अगर आप देखें तो इनकी लिस्टिंग हो गई एनएससी और बीएससी के ऊपर। और 2025 में इन्होंने अपना जो अंजार में जो इनका प्लांट है उसका कैपेसिटी बढ़ाया, उसको बढ़ा करके अभी 30,000 मीट्रिक टन पर एनम कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप इनकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखते हैं तो वो 87,000 मीट्रिक टन पर एनम है। और अगर दोस्तों आप इनका बिजनेस मॉडल देखें तो बेसिकली जो इनका सप्लाई मॉडल अगर आप देखें तो बेसिकली जो क्लाइंट होता है जिसको कि स्पेशलाइज्ड हाई प्रेशर पाइपिंग सॉल्यूशन चाहिए होता है, वो अपनी बिड ओपन करता है। तो इसमें डी डेवलपमेंट इंजीनियर जैसे और भी प्लेयर्स होते हैं, वो लोग बिडिंग करते हैं। बिडिंग के बाद डी डेवलपमेंट जब उनके ऑर्डर विन करता है तो ऑर्डर विन करने के बाद जो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होता है उसका डी डेवलपमेंट क्या करता है कि इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग इन हाउस करता है और उसका एक सैंपल रेडी करने के बाद कस्टमर के पास भेजता है और कस्टमर से अप्रूवल लेता है। कस्टमर से अप्रूवल के बाद क्या होता है कि उनके पास वो बल्क ऑर्डर मिलता है। जब वो बल्क ऑर्डर उनको मिलता है फिर वो बस उस बल्क ऑर्डर के लिए क्या करते हैं कि मटेरियल जो प्रोक्योरमेंट करना है वो अलग अलग लोकेशन से अलग अलग हो सकता है, जरूरत पड़ता है तो अलग अलग कंट्रीज से भी इंपोर्ट करते हैं उस मटेरियल को। एंड इसके बाद वो सारा मटेरियल इकट्ठा करने के बाद उस टाइम जो आपका बल्क प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट रेडी करने के बाद फिर उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है। क्वालिटी टेस्टिंग के बाद फिर क्या होता है कि वो फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को सप्लाई किया जाता है। देन कस्टमर इनको पैसा पे करता है। और दोस्तों अगर आप इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो ये जो 9 मंथ इस FY26 के बीते हैं, इस 9 मंथ में इनके पास टोटल 829 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं इनको। एंड इनके पास जो करेंट ऑर्डर बुक है लगभग 1300 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनके पास, जिसमें से इनका एक्सपोर्ट का 63% ऑर्डर है एंड डोमेस्टिक का 37% ऑर्डर है। एंड इसमें से भी अगर आप देखते हैं तो लगभग 90% ऑर्डर इनके पास जो प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशंस का है एंड लगभग 6 to 7% ऑर्डर इनके पास जो इनके हैवी फैब्रिकेशन वाला जो काम है जिसमें बड़े पाइप्स या मोटे पाइप्स की जरूरत पड़ती है, हैवी पाइप्स की जरूरत पड़ती है, वो है। देन इसके बाद 1% का इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट गैस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज का है। और जो लगभग इन्होंने 829 करोड़ के ऑर्डर इन्होंने विन किए हैं इस 9 मंथ में, इसमें लगभग 239 करोड़ के ऑर्डर जो है वो इंडिया के बड़े रेप्यूटेड पीएसयू से इनको मिले हैं।
तो दोस्तों अगर हम सेगमेंटल हाइलाइट्स देखें तो इनके बिजनेस के दो वर्टिकल्स हैं। पहला तो हो गया कोर बिजनेस, जिसमें पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अलग अलग डायमीटर से लेकर के छोटे पतले डायमीटर से लेकर के काफी हैवी स्ट्रक्चर के फैब्रिकेटेड पाइपिंग सॉल्यूशन ये बनाते हैं। और दूसरा जो इनका नॉन कोर बिजनेस है वो है जो पंजाब गवर्नमेंट को ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेल करते हैं वो। तो अगर आप इनके कोर बिजनेस से देखें तो इनके कोर बिजनेस में दिस ईयर के थर्ड क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर से लगभग 94.7% की ग्रोथ आई है। एंड अगर आप इनका नॉन कोर बिजनेस देखें तो लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में इन्होंने जो पंजाब गवर्नमेंट को लगभग 21 करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी सेल की थी, जो कि अभी वो घट करके केवल 12 करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी इस ईयर के थर्ड क्वार्टर में इन्होंने सेल की है। तो उसमें अगर आप देखें तो 42% से वो बिजनेस इनका डिग्रो हुआ है। ओवरऑल अगर आप इनका रेवेन्यू देखते हैं तो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग इनका 77% से ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका 9 मंथ बेसिस पर इनका रेवेन्यू देखते हैं तो वो लगभग 44.2% से ग्रो हुआ है। तो अगर आप दोस्तों देखें तो इनका 96% जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट इनके कोर बिजनेस से आता है, पाइपिंग सॉल्यूशन वाले बिजनेस से आता है। और लगभग 4% जो इनका रेवेन्यू है वो इनके नॉन कोर बिजनेस, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जो बेचते हैं, उससे आता है। तो दोस्तों अगर हम आप थोड़ा सा इनके कोर बिजनेस के हाइलाइट्स देखें तो ये बेसिकली अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। जो अलग अलग स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है या जो सनराइज सेक्टर्स है इंडिया में, उन सनराइज सेक्टर्स के हिसाब से, जैसे इलेक्ट्रिक का जो सेगमेंट है वो सनराइज सेक्टर है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीलर है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर है, या फिर जो आपके अभी कई सारे ऐसे जो पावर सेक्टर है, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, या जो सोलर सेगमेंट है, इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट ये ज्यादा बना रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो सनराइज सेक्टर है उनका ग्रोथ ज्यादा होगा, तो इनका भी ग्रोथ उनके साथ ज्यादा होगा। अगर आप इनके कोर बिजनेस के हाइलाइट देखते हैं तो ये बेसिकली अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। स्पेशली जो हाई प्रेशर पाइपिंग सिस्टम्स हैं, उस टाइप के पाइपिंग सिस्टम्स ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। पाइपिंग स्पूल्स हो गए, या जो इंडस्ट्रियल पाइप फिटिंग्स हैं, या फिर जो इंडक्शन पाइप बेंड्स हैं, या जो प्रेशर वेसल्स हैं, वो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग स्पेसिफिकली डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज में यूज किए जाएंगे। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो ये अपना मेटल एक्सपर्टीज को भी काफी बढ़ा रहे हैं। जो अलग अलग टाइप्स के मेटल्स होते हैं, जैसे कि आपका जो कार्बन स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, सुपर ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील है, एलॉय स्टील है। एंड इसके अलावा जो हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स हैं, जैसे कि इंकॉनेल है या फिर हेस्टेलॉय है, तो इस टाइप के मटेरियल में अपनी एक्सपर्टीज को और बढ़ा रहे हैं। और अगर आप देखें तो पहले ये केवल ऑयल एंड गैस के लिए पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज है उनके लिए पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया करते थे, जो रिफाइनरी इंडस्ट्रीज है उनके लिए पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे। लेकिन ये धीरे धीरे अपने जो सेक्टर हैं उनको बढ़ा रहे हैं, अपनी ग्लोबल रीच को और एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर आप देखें तो करेंटली ये इंडिया से लगभग 27 से ज्यादा कंट्रीज को अपना मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कनाडा है, यूएसए है, इटली है, जापान है। एंड इसके अलावा ये अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कई तरीके के एक्सेलेंस यूज कर रहे हैं, जैसे कि जो कि बेसिकली इनके जो हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड और कॉस्ट है उनको मेंटेन रखता है। मतलब इनका क्वालिटी स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहता है और इनका कॉस्ट एफिशिएंसी भी मेंटेन रहती है। और ये करने के लिए बेसिकली कई तरीके की टेक्नोलॉजी, जैसे कि रोबोटिक वेल्डिंग है, वो अपने प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। इसके अलावा जो हाई फ्रिक्वेंट इंडक्शन बेंडिंग है, उस टाइप की टेक्नोलॉजीज को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है और उसको अपने प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। और दोस्तों इनका जो हैवी स्ट्रक्चर वाला, हैवी फैब्रिकेशन वाला बिजनेस है, उसको अगर आप देखें तो उसमें ये जो विंड टरबाइन टावर्स होते हैं वो बनाते हैं, जिनकी जो लेंथ है लगभग 12 मीटर से लेकर के 33 मीटर तक की होती है। एंड उसमें बेसिकली एक इंटीग्रेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिसमें कि जो विंड टरबाइन को अलग अलग कंडीशंस में भी वो गिरेगा नहीं, उसमें फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम्स है वो भी इंक्लूड किया है इन्होंने। एंड इसके अलावा इंडस्ट्रीज के लिए भी अलग अलग स्टैक्स ये बनाते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज में जो चिमनी होती है उन तो जो गैसेज को बाहर निकालने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज में, लगभग हर इंडस्ट्री में ही यूज की जाती हैं, तो वो चिमनी भी ये बनाते हैं। और उसकी अगर लेंथ आप देखें तो 30 मीटर से लेकर के 140 मीटर तक का होता है वो। और दोस्तों अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में हम बात करें तो इनके लगभग 6 प्लांट है इंडिया में, जिसमें से अगर आप देखें तो पलवल हरियाणा में इनका लगभग 3 प्लांट हैं, अंजार गुजरात में इनके 2 प्लांट है, और तीसरा ये प्लांट अभी सेटअप कर रहे हैं। इसके अलावा आसाम में जो निमालीगढ़ के नाम से एक जगह है आसाम में, वहां पर इनका एक जो पाइप फैब्रिकेशन यूनिट है, जिसकी कैपेसिटी 6000 मीट्रिक टन पर एनम की है। फिर इसके अलावा इनका चेन्नई में एक इंजीनियरिंग सर्विस यूनिट है। एंड पंजाब में इनका पावर जनरेशन के 2 प्लांट है, एक अबोहर में है और एक मुक्तसर में है।
इंडिया के अलावा इनका जो रीच है वो थाईलैंड में भी है। थाईलैंड में बैंकॉक में इनका एक फैब्रिकेशन का प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 14,500 मीट्रिक टन पर एनम की है। और दोस्तों जो ये अंजार में गुजरात में नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं वो बेसिकली सीमलेस पाइप प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 7,000 मीट्रिक टन पर एनम की होगी। एंड अंजार में ये दूसरा प्लांट भी सेटअप कर रहे हैं जो बेसिकली पाइप फैब्रिकेशन यूनिट है और उसकी कैपेसिटी 30,000 मीट्रिक टन पर एनम की होगी। और ये दोनों प्लांट अगर आप देखें तो बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। एंड ये दोनों प्लांट सेटअप करने से इनका जो कॉस्ट है उसके ऊपर इनका बेहतर कंट्रोल हो जाएगा कंपेयर टू प्रीवियस। एंड अगर आप इनका देखें तो जो सप्लाई चेन है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। मीन्स इनको सप्लाई चेन का भी इश्यू नहीं रहेगा, कॉस्ट भी इनका कम से कम हो जाएगा। एंड इसके अलावा जो इनका लीड टाइम होता था प्रोडक्ट बना करके अपने कस्टमर को सप्लाई करने का जो टाइम होता था वो टाइम भी घट जाएगा। तो ओवरऑल ये इनके बिजनेस के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा। और मैनेजमेंट ने अपने स्लाइड में बताया भी है कि इनका जो फोकस है बेसिकली डोमेस्टिक एंड डेवलप्ड मार्केट के ऊपर फोकस है। ये 27 से ज्यादा कंट्रीज को सर्व करते हैं और वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो 4 से ज्यादा कॉन्टिनेंट में इनका प्रेजेंस है। और दोस्तों अगर आप ये देखें कि इनका जो क्लाइंटेल लिस्ट है वो देखें तो इनके पास लगभग हर सेक्टर से ही इनके पास क्लाइंट है, चाहे वो रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल सेगमेंट हो या फिर जो चिलर और कूलिंग सिस्टम्स वाला जो इंडस्ट्रीज होता है या जो एलएनजी जो लिक्विडिफाइड नेचुरल गैसेज वाली जो इंडस्ट्रीज होती है उनके क्लाइंट्स भी इनके पास हैं। पल्प एंड शुगर इंडस्ट्रीज को ये सर्व करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस वाली जो इंडस्ट्रीज है उनको ये सर्व करते हैं। इसके अलावा केमिकल्स और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्रीज है एंड जो गैस एंड वाटर इंडस्ट्रीज है उसके लिए पाइपलाइन सप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें थर्मल पावर इंडस्ट्रीज है, कार्बन कैप्चर इंडस्ट्रीज है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं इन सारी इंडस्ट्रीज को ये अपने सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जिनमें अगर मेजर इनके क्लाइंट देखें तो बेसिकली जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो इनका क्लाइंट है, एचएमईएल इनका क्लाइंट है, इसके अलावा हनीवेल इनका क्लाइंट है, तोशिबा इनका क्लाइंट है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी इनका क्लाइंट है। एंड अगर आप इसके अलावा देखें तो जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है वो भी इनका क्लाइंट है, जॉन कॉकरेल इनका क्लाइंट है। तो काफी रेप्यूटेड और वर्ल्ड वाइड काफी बड़े क्लाइंट्स हैं इनके पास। और दोस्तों इनके नॉन कोर बिजनेस के बारे में बात करें तो इनके दो पावर प्लांट है पंजाब में, एक अबोहर में है और दूसरा मुक्तसर में है। तो ये दोनों ही प्लांट से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और पंजाब गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। अब दोस्तों इनके रिजल्ट के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप इनका रिजल्ट देखते हैं तो Q3 वर्सेस Q3 अगर आप देखते हैं तो वो 77% से ग्रो हुआ है और Q2 से Q3 का रिजल्ट अगर आप देखें तो वो लगभग 6.2% से ग्रो हुआ है। मीन्स इनका क्वार्टरली ग्रोथ भी अच्छा है और ईयरली ग्रोथ भी शानदार है। एंड अगर आप इनका ऑपरेटिंग इबिट्टा देखते हैं तो उसमें तो आपको जबरदस्त ग्रोथ दिखाई देगी। ऑपरेटिंग इबिट्टा जो कि लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में 6 करोड़ हुआ करता था वो बढ़कर के अभी 44 करोड़ हो चुका है। तो लगभग वो 7 गुना हो चुका है, 7 गुने से भी ज्यादा हो चुका है। एंड अगर आप इनका ऑपरेटिंग इबिट्टा मार्जिन देखते हैं तो वो लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में 3.5% हुआ करता था जो अभी बढ़कर के 16.3% हो चुका है। तो इसमें भी जबरदस्त ग्रोथ आपको दिखाई देगी, मल्टीफोल्ड ग्रोथ है। एंड आप अगर इनका क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर देखें, Q2 से कंपैरेटिवली अगर आप ऑपरेटिंग इबिट्टा देखते हैं तो वो लगभग 1 करोड़ कम हुआ है, 1.4% वो परसेंटेज वाइज कम हुआ है। उसके पीछे रीजन ये है कि उन्होंने वन टाइम पैसा पे किया है। जो अभी गवर्नमेंट एक नया लेबर कोड लेके आई है कि उसमें जो आपके पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको मिनिमम वेजेज देने आपको कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो वो मिनिमम वेजेज इन्होंने कुछ पैसे पे किए हैं, 4-4.5 करोड़ ऐसे कुछ था समथिंग। तो वो मिनिमम वेजेज की वजह से इनका जो है ये ऑपरेटिंग इबिट्टा थोड़ा सा कम हो गया कंपेयर टू Q2। लेकिन अगर आप ईयरली देखते हैं तो उसमें आपको लगभग 7 टाइम्स का ग्रोथ दिखाई देगा। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें दोस्तों तो लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में बेसिकली नेगेटिव बिजनेस था, मीन्स ये प्रॉफिटेबल नहीं था, लॉस मेकिंग बिजनेस था लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में। लेकिन इस साल के थर्ड क्वार्टर में अगर आप देखें तो इनके पास लगभग 18.6 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है। ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। और अगर आप इसको Q2 से भी कंपेयर करते हैं तो Q2 से Q3 में 4.2% की ग्रोथ आई है इनका जो पैट में है उसमें। एंड दोस्तों अगर आप इनका जो ये रेवेन्यू है इसको 9 मंथ बेसिस पर, अगर आप इनके इस रिजल्ट को परफॉर्मेंस को 9 मंथ बेसिस पर देखें तो 9 मंथ बेसिस पर जो इनका रेवेन्यू है वो लगभग 44.3% से ग्रो हुआ है। जो इनका ऑपरेटिंग इबिट्टा है वो लगभग 104% से ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखते हैं तो लास्ट ईयर के 9 मंथ में इनका ऑपरेटिंग इबिट्टा मार्जिन 11.1% हुआ करता था जो भी बढ़कर के 15.8% हो चुका है। और अगर आप इनका 9 मंथ बेसिस पर पैट देखते हैं तो इनका पैट जो है 308% तो ग्रो हुआ है, मतलब लगभग 4 गुना हो गया इनका प्रॉफिट कंपेयर टू लास्ट ईयर के 9 मंथ के में। एंड अगर आप इनका पैट मार्जिन देखते हैं तो लास्ट ईयर के 9 मंथ में इनका जो पैट मार्जिन है वो 2.2% हुआ करता था जो अभी बढ़कर के 6.3% हो गया है, ऑलमोस्ट ये भी 3 टाइम्स हो गया है।
दोस्तों और अगर आप इनका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.53 है, तो डेट भी इनका कंट्रोल में है। एंड अगर आप इनका नेट डेट टू इबिट्टा रेशियो देखते हैं तो 3.43 है। एंड अगर आप इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो लास्ट ईयर में भी इनका जो है 8.7% आरओसी था, अभी 8.7% है। तो आरओसी डायरेक्शन में थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है, थोड़ा और इम्प्रूव होना चाहिए। देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इनका आरओसी किस डायरेक्शन में मूव करता है। और अगर आप इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो उसमें आपको ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई देगी। FY24 में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 6.1% हुआ करता था, जो भी बढ़ करके 7.1% हो चुका है। और दोस्तों अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास 70% शेयर्स हैं। इसके अलावा जो FII और DII हैं उनके पास लगभग 16% शेयर होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 14% की शेयर होल्डिंग है। तो ओवरऑल देखा जाए तो शेयर होल्डिंग भी काफी स्ट्रांग दिखाई देती है, प्रमोटर की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, एंड इसके अलावा FII और DII की भी शानदार होल्डिंग है। एंड इनके जो मार्की इन्वेस्टर्स हैं उनमें अब अगर आप देखें तो जो कोटक म्यूचुअल फंड है वो इनका मार्की इन्वेस्टर है, जो LIC म्यूचुअल फंड इनका मार्की इन्वेस्टर है, इसके अलावा जो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड है वो भी इनके मार्की क्लाइंट है, एंड टाटा म्यूचुअल फंड का भी इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों ये था इनका पूरा बिजनेस एनालिसिस जो हमने अभी किया है, और अब हम इनके थोड़े से वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं। तो देखा जाए तो करंट इनका अगर मार्केट कैप देखते हैं तो 1700 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बहुत छोटे से मार्केट कैप की कंपनी है, तो नो डाउट इसमें वॉलेटिलिटी भी काफी हाई रहेगी। तो आपके इनके स्टॉक प्राइस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकता है। और अगर आप इनका करंट मार्केट पी देखते हैं तो 21 के आसपास है, और अगर आप इसको 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आता है लगभग 20 के आसपास। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो पिछले 2 क्वार्टर से इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, पिछले क्वार्टर में लगभग 40% की अप्रोक्सीमेटली ग्रोथ थी, इस क्वार्टर में 77% की ग्रोथ है। तो अगर इन 2 क्वार्टर की ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर मैं ओवरऑल मान लूं कि 70 जो 77% का ये ग्रोथ आया ये अगर सस्टेनेबल नहीं भी है, तो अगर ये 50% के रेट से ग्रो करते हैं तो 50% के ग्रो रेट से ग्रो करने वाली एक कंपनी अगर आपको 20 के पीई पर मिल रही है तो मेरे हिसाब से डील कोई महंगी नहीं है, डील काफी लुक्रेटिव नजर आती है। कंडीशन इसमें एक ही है कि ये बिजनेस लगातार परफॉर्म करते रहना चाहिए, इनका जो ये ग्रोथ है ये ग्रोथ 50% से डाउन नहीं होनी चाहिए, तब आपके लिए एक वैल्यूएबल बिजनेस है ये, और आपके लिए पैसा बना सकता है। लेकिन अगर इनके बिजनेस की ग्रोथ गई तो फिर इसमें आप स्टक भी हो सकते हैं। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो जो मैं करता हूँ वैसा आप कर सकते हैं, मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट अपना ओपिनियन दे रहा हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं इसमें क्या करता हूँ कि स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, छोटे छोटे चंक्स में पैसे डालता हूँ, जैसे जैसे परफॉर्म करते रहेंगे मैं इसमें अपनी होल्डिंग और बढ़ाता रहूंगा, अपना इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो बढ़ाता जाऊंगा। बाकी आप अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अगर दोस्तों इनका 1 ईयर बेसिस पर फॉरवर्डेड प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो निकालते हैं, PG रेशियो निकालते हैं, तो वो भी 0.3 के आसपास निकल के आता है, जो कि काफी लुक्रेटिव नजर आता है, काफी अच्छा नजर आता है। तो दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या आपके मन में कुछ और क्वेश्चंस हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई कंपनी के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।